नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर थिंग्स में। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी हर बार गेम चेंजर साबित होता है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि कई प्रश्न सीधे पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार सीडीपी की वीडियो को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जन्म से परिपक्वता तक होने वाले क्रमिक परिवर्तन। बाल विकास का अर्थ एक पॉजिटिव क्वेश्चन है और पॉजिटिव क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन कह रहा है केवल शारीरिक वृद्धि, अब केवल शब्द जुड़ गया, केवल एक नेगेटिव शब्द होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है केवल मानसिक विकास, तो बाल विकास का अर्थ केवल मानसिक विकास कैसे हो सकता है? तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है केवल सामाजिक विकास, तो ये भी क्या हो जाएगा? देखते ही हमें क्या कर देना है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी एक पॉजिटिव ऑप्शन है, कैसे? जन्म से परिपक्वता तक होने वाले क्रमिक परिवर्तन, इसमें नेगेटिव बात नहीं बोला, ये एक पॉजिटिव ऑप्शन है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियो वाइगोत्स्की। जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की ने दिया था। इसमें बालक सहायता से जो सीख सकता है उस पर बल दिया गया है। तो निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियो वाइगोत्स्की। कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का बालक किस अवस्था में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो जीन पियाजे हैं उनके अकॉर्डिंग 7 से 11 वर्ष की आयु का बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मूर्त संक्रियात्मक अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी थी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हमें याद रख लेना है। आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो विलियम स्टर्न ने दिया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, विलियम स्टर्न। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अधिगम यानी लर्निंग, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मोटिवेशन। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन सीखने की प्रमुख शक्ति मानी जाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा, अब इसको आप ऑप्शन से भी पहचान सकते हैं। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना। तो यहाँ पे अलग पढ़ाने की बात किया है, तो ये नेगेटिव ऑप्शन हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या था? समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य, ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है और पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर हमें पॉजिटिव ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ये तो एक पॉजिटिव ऑप्शन हुआ, तो ये यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन हम आगे के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, तो ये अभी हमने बताया था केवल एक नेगेटिव शब्द है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य कैसे हो सकता है? अगला हमारा ऑप्शन है केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही ऐसा पॉजिटिव ऑप्शन था, ऑप्शन बी, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य हो जाएगा सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें से सही जवाब है विकास
एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। जो डेवलपमेंट है, विकास है, एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहलवर का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलवर का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। कोहलवर ने किससे संबंधित सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास से संबंधित। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। करके सीखना सिद्धांत किसने दिया? तो करके सीखना का सिद्धांत दिया था, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन ड्यू ने। जॉन ड्यूई। इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए जॉन ड्यूई। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है ऑप्शन बी बच्चों में पाई जाने वाली विविधता। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब बच्चों में पाई जाने वाली विविधता, इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गार्डनर का सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से संबंधित है। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गार्डनर का सिद्धांत ऑप्शन सी बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुबुद्धि से संबंधित है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, MIT। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, बताइए आप लोग, निम्न में कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी रासायनिक बुद्धि। रासायनिक बुद्धि यानी कि केमिकल इंटेलिजेंस नाम की कोई बुद्धि गार्डनर ने नहीं बताई थी। भाषाई बुद्धि बताई थी, तार्किक गणितीय बुद्धि बताई थी, सामाजिक बुद्धि बताई थी, लेकिन रासायनिक बुद्धि नाम की कोई बुद्धि गार्डनर ने नहीं बताई थी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है? तो रासायनिक बुद्धि बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ईगो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ईगो। ईगो यथार्थ सिद्धांत यानी रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य है ऑप्शन बी व्यवहार को दिशा देना, दंड देना नहीं, परीक्षा लेना नहीं, अनुशासन बनाए रखना नहीं। अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? व्यवहार को दिशा देना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन सी वाइगोत्स्की। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, बताने के पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके हमारे साथ। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बालक के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण क्या है? ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17, बालक के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। बालक के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है। ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या था? केवल आनुवंशिकता का योगदान नहीं, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ऑप्शन पॉजिटिव होगा। ऑप्शन सी कह रहा है केवल वातावरण का योगदान, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कोई योगदान नहीं, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। ऑप्शन ए यहाँ से दोनों का योगदान, कौन कौन से? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है बालक के विकास में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सही होगा इसमें? पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन डी यहां से सही हो जाएगा।
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पियाजे की अंतिम अवस्था है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोहलर। ठीक है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट की एग्ज़ाम में, जब सीटेट की परीक्षा होगी, आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आने वाले हैं, ऐसी संभावना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अधिगम से संबंधित है। ठीक है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन अधिगम से संबंधित है, यानी कि लर्निंग से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जो समावेशी कक्षा होती है उसमें शिक्षक का क्या रोल होता है? तो इसका सही जवाब है मार्गदर्शक का रोल होता है। जो शिक्षक होता है एक समावेशी कक्षा में मार्गदर्शक का कार्य करता है। ठीक है, नियंत्रक का कार्य नहीं करता है, निरीक्षक का कार्य नहीं करता है, परीक्षक का कार्य नहीं करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है। मार्गदर्शक की भूमिका होती है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बिने एवं साइमन। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम विकास किसने किया? बिने एवं साइमन ने किया। ठीक है, पहला बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन ने किया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बिने एंड साइमन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, यह सिद्धांत कहलाता है। विकास की जो दिशा होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, यह कहलाता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सृजनात्मकता का संबंध मुख्यतः किससे है? सृजनात्मकता का संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रटने से। बताइए, रटने से क्या इसका सही आंसर होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। अनुकरण से? नहीं। स्मरण से? नहीं। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का संबंध नवीन विचार उत्पन्न करने से है। अच्छा देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहा था सृजनात्मकता का संबंध मुख्यतः किससे है, तो कहीं से ये क्वेश्चन नेगेटिव लग रहा है आपको? नहीं, ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन है। और जब पॉजिटिव क्वेश्चन है तो हमें ऑप्शन भी क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढना है। रटना एक नेगेटिव है, नेगेटिव शब्द है। अनुकरण ये भी नेगेटिव है, स्मरण ये भी नेगेटिव है। नवीन विचार उत्पन्न करने से, जब कोई चीज़ उत्पन्न करने की बात की जा रही है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव ऑप्शन हो गया। जब पॉजिटिव ऑप्शन हो गया तो पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव ऑप्शन सही है, नवीन विचार उत्पन्न करने से। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो थोड़ी देर और रुक के पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी आने वाले एग्जाम में इसी वीडियो से आने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समावेशी विद्यालय। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था क्या होती है? समावेशी विद्यालय। ठीक है, समावेशी विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक का अधिगम से संबंधित, अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वो अधिगम से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है, 27 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूलना? नहीं। परीक्षा देना? नहीं। अनुकरण करना? नहीं। कौन सा? एक परिस्थिति के ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है।
ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थक कौन था? जो बालक केंद्रित शिक्षा है उसका प्रमुख समर्थक कौन है इसमें से? रूसो, लॉक, अरस्तु या फिर प्लेटो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूसो। रूसो बालक केंद्र शिक्षा के प्रमुख प्रवर्तक थे। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? जो मेंटल एज है उसकी अवधारणा अल्फ्रेड बिने ने दी थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने। ठीक है, मानसिक आयु की अवधारणा यानी कि मेंटल एज इसकी जो अवधारणा है वो किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? कौन सा कारक जो लर्निंग है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब है इंटरेस्ट यानी कि रुचि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंटरेस्ट जो है वो अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करती है, इंटरेस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर ने। रेनफोर्स थ्योरी स्किनर ने दी थी। सकारात्मक पुनर्बलन अर्थात रेनफोर्समेंट थ्योरी स्किनर ने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन होना चाहिए। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए क्या? लचीला होना चाहिए? केवल लिखित? केवल मौखिक? बताइए, ऑप्शन से ही आप लोग बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का कठोर एक नेगेटिव वर्ड है, केवल लिखित एक नेगेटिव शब्द है, केवल मौखिक एक नेगेटिव हो गया, तो कौन सा है? लचीला। इसका सही जवाब जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन में फ्लेक्सिबल असेसमेंट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल असेसमेंट अर्थात लचीला मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः 33 क्वेश्चन है, 33 नंबर। प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः क्या होते हैं? बताइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तेजी से सीखता है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो तेजी से सीखता है। बताइए, जो प्रतिभाशाली मतलब बहुत तेज बालक होता है वो क्या धीमी गति से सीखेगा? क्या औसत गति से सीखेगा? क्या सीख ही नहीं पाएगा? तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, बचा कौन सा? तेजी से सीखता है। एक प्रतिभाशाली बालक तेजी से सीखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा पक्ष भाषा से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 है, विकास का कौन सा पक्ष भाषा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भाषाई विकास। कौन सा पक्ष भाषा से संबंधित? तो भाषाई विकास भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। किस मनोवैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? इसको तो हम शायद बता चुके हैं आप लोगों को। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी MIT, अभी हम बात किए थे शायद किसी क्वेश्चन में। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अर्थात बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या है? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को होना चाहिए। बताइए, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है यानी लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसमें शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तानाशाह होना चाहिए क्या? निष्क्रिय होना चाहिए क्या? दंडात्मक होना चाहिए क्या? या फिर सहयोगी होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तानाशाह नहीं होना चाहिए एक शिक्षक को, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए एक शिक्षक को, दंडात्मक नहीं होना चाहिए एक शिक्षक को। एक अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो चलिए ऑप्शन से पहले इसको देखते हैं। ऑप्शन ए छोड़ देते हैं अभी। परीक्षा लेने के लिए क्या बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है? बताइए, क्या परीक्षा लेने के लिए
दंड देने के लिए, क्या अंक देने के लिए, या फिर बच्चों को समझने के लिए? तो बाल विकास का अध्ययन बच्चों को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हैं, तो ये सही नहीं होंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चों को समझने के लिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समाज एवं संस्कृति। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों पर बल दिया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका किसकी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। वातावरण की भी भूमिका होती है, विद्यालय की भी भूमिका होती है, परिवार की भी भूमिका होती है। एक व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व के विकास में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो इन्वायरमेंट का भी होता है, स्कूल का भी होता है, स्कूल कॉलेज और फैमिली का भी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक को व्याख्यान देना चाहिए क्या? दंड देना चाहिए क्या? गृह कार्य बढ़ावा देना, गृह कार्य बहुत ज़्यादा देना चाहिए क्या? जो होमवर्क होता है क्या बहुत ज़्यादा देना चाहिए? नहीं। एक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, व्याख्यान देना एक शिक्षक क्या उसकी प्रक्रिया को प्रभावी बनाएगा? नहीं। दंड देने से प्रभावी होगा? नहीं। गृह कार्य बहुत ज़्यादा देने से? नहीं। इसका सही जवाब है सक्रिय सहभागिता बढ़ाना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल्यांकन अधिगम के दौरान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा मूल्यांकन अधिगम यानी कि कौन सा जो असेसमेंट होता है लर्निंग के अधिगम के दौरान किया जाता है, लर्निंग के दौरान किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो ये अधिगम होता है वो ये जो मूल्यांकन होता है ये अधिगम के दौरान होता है। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट अधिगम के दौरान किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बताइए। संज्ञानात्मक विकास इसका संबंध किससे है? ये सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा कहता है सोचने समझने की क्षमता। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तैयारी का नियम किसने दिया? 43 नंबर है, जो तैयारी का नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? लॉ ऑफ रेडीनेस को थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तैयारी का जो नियम है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। सीखने में असफलता, जो सीखने में असफलता का एक प्रमुख कारण है, तो सीखने में असफलता का प्रमुख कारण है मोटिवेशन का अभाव, प्रेरणा का अभाव। प्रेरणा की कमी से सीखने में बहुत बड़ी बाधा होती है। ठीक है, पर्याप्त भोजन का कोई रोल नहीं विशेष, खेलकूद का विशेष रोल, रुचि का नहीं। सीखने की असफलता का जो मेन कारण है वो मोटिवेशन की जो कमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, बच्चों की त्रुटियां सामान्यतः क्या दर्शाती हैं? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, टेट और सीटेट के सीडीपी पार्ट में। तो इसका सही जवाब है बच्चों की त्रुटियां सामान्यतः क्या दर्शाती हैं? तो बच्चों की त्रुटियां दर्शाती हैं सीखने की प्रक्रिया को। जो बच्चों में त्रुटियां होती हैं, फेल्योर होता है, सभी में होते हैं, तो फेल्योर से हमें अपनी जो असफलताएं होती हैं उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि अगर अपनी असफलताओं से हम सीखेंगे तो वो जो गलती हमसे हुई वो आने वाले समय में दोबारा नहीं होगी।
ठीक है। तो इसलिए बच्चों में जो त्रुटियाँ या हम सभी में जो त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो दिखाती हैं कि हम सीख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया हैं, सीखने की प्रक्रिया में हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर बल देती है? तो NEP 2020 समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देती है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, समग्र विकास। ऑप्शन बी समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिगम को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुनरावृत्ति, रिवीजन। अधिगम को स्थायी बनाने के लिए हमें रिवीजन करना होता है। रिवीजन जो होता है सीखने को स्थायी बनाता है, मतलब दोहरा लेना चाहिए बातों, जो भी चीज़ें हम सीखे रहें उसको, जो भी चीज़ें हम सीखें उसको रिवाइज कर लें, पुनरावृत्ति कर लें, ठीक है, दोबारा से उसको याद कर लें, दोहरा लें। तो इससे क्या होगा, जो अधिगम वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, स्थायी हो जाएगा। दंड देने से नहीं, भय नहीं, प्रतियोगिता नहीं, पुनरावृत्ति इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए, ठीक है, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा नकारात्मक नहीं, उदासीन नहीं, कठोर नहीं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले, उनको सहानुभूतिपूर्ण एक शिक्षक का जो दृष्टिकोण होना चाहिए उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है? बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय की कैसी भूमिका होती है? क्या विद्यालय की भूमिका सीमित होती है? बताइए, सीमित होती है क्या, नगण्य होती है क्या, अनावश्यक होती है क्या? नहीं, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी, बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय की एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, विद्यालय का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, सीटेट में CDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हम सीटेट में CDP एक पार्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसका मुख्य मेन पर्पज क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल विकास एवं शिक्षण की समझ का मूल्यांकन। क्या विषय ज्ञान की जांच करना होता है? नहीं। केवल मनोविज्ञान का अध्ययन होता है? नहीं। देखो, पॉजिटिव क्वेश्चन था ना, तो नेगेटिव ऑप्शन कैसे हो जाएगा? केवल बुद्धि का परीक्षण होता है क्या? गलत हो जाएगा। विषय ज्ञान की जांच, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षण की समझ का मूल्यांकन सीटेट में CDP का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आपने 50 में से 40 या उससे अधिक प्रश्न सही किए हैं तो आपकी CDP की तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। सीटेट CDP की तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। अगर आप सीटेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने सीटेट की परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आप सीटेट 2026 या आने वाले एग्ज़ाम्स में जो टेट के एग्ज़ाम्स हैं अदर स्टेट के, उसके लिए रोज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल एक्सप्लोर थिंग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सीटेट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।